This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशी दिनांक 14 डिसेंबर 2021 चरक मीमांसा अध्याय 4 प्रमाण विचार शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छद्मि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। भयं विषादेन धैर्यम अविषादे। तो अगर विषाद नहीं है, अविषाद है, तो उससे धैर्य जाना जाता है कि डिप्रेशन में नहीं है व्यक्ति तो इसका धैर्य अच्छा है। इस प्रकार से वीर्यम उत्थानेन, उत्थान से वीर्य के बारे में पता चलता है। तो आक्रमणशीलता या फिर खड़े रहना, मार्गक्रमण शुरू करना, ये सभी उत्थान इससे समझ में आएंगे। और फिर उससे पता चलता है कि वीर्य है। अवस्थानम अविभ्रमेण, अविभ्रम अगर है तो अवस्थान है, ये समझ लेना है कि स्थिर है, व्यक्ति स्थिर है, ये अविभ्रम इससे पता इस प्रकार का चलता है। श्रद्धा अभिप्रायण, उसका जो अभिप्राय है उसके जरिए श्रद्धा के बारे में बात पता चलता है कि इसकी इसमें रुचि है। श्रद्धा का एक जो अर्थ सामान्य रूप से श्रद्धा इस प्रकार से लिया जाता है, वो भक्ति की तरफ ज्यादा झुकता है। लेकिन मुझे इसमें श्रद्धा है, मुझे इसमें प्रीति है, संतोष है, इस प्रकार की भी बात हो सकती है। मेधां ग्रहणेन, ग्रहण से मेधा का ज्ञान होगा कि कितनी अच्छी तरीके से वो ज्ञान का ग्रहण इस प्रकार का करता है, तो इसके आधार पर इसकी मेधा अच्छी है, ये बात पता चलती है। संज्ञा नाम ग्रहण, संज्ञा जो है वो नाम ग्रहण से इसकी पता चलता है। तो दूसरे किसी व्यक्ति को अगर हम बुलाते हैं उसके नाम से, तो पता चल जाता है कि इसका ये नाम इस प्रकार का है। तो नाम लेने से संज्ञा का पता चलता है, या व्यक्ति हो, वस्तु हो, किसी भी प्रकार से।
स्मृतिम स्मरणेन, स्मरण से स्मृति का ज्ञान होता है। तो कितनी चीजें ध्यान में रख सकता है, ये एक बात अलग होती है। शॉर्ट मेमोरी, लॉन्ग मेमोरी, ये भी बात हो सकती है। और ये प्रयोग किया जाता है, टेबल पर 10-12 वस्तुएं रखी जाती है, 2 मिनट निरीक्षण करने के लिए कहा जाता है, और फिर उसके आधार पर उसकी स्मरण शक्ति कैसी है, इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल में कहीं पावर सप्लाई से रिलेटेड है क्या ये? जैसे पावर सप्लाई शुरू किया तो ये फिर से आवाज आने लगी। प्रियम अपत्रपणे में, तो अपत्रपा अगर है, लज्जित होना इस प्रकार का अगर है, तो उससे री के बारे में, लज्जा के बारे में पता इस प्रकार से चलता है। तो ये सब क्यों बता रहे हैं, ये एक बार देख लेना चाहिए, इनका महत्व एक्चुअली क्या है। शीलम अनुशीलनेन, अनुशीलन जिस चीज का होता है, बार बार जो चीजें करता है, उससे शील के बारे में पता चलता है। द्वेषम प्रतिषेधेन, अगर किसी चीज को मना करता है, मुझे नहीं चाहिए, नहीं करना है, इस प्रकार से, तो किसके बारे में द्वेष है, इसकी इस बात का पता चलता है। उपधिम अनुबंधेन, अनुबंध से उपधि के बारे में ज्ञान होता है। नीचे देखते हैं, अभितरः परपीडार्थ प्रवृत्ति दैन्य वर्णना। उपाधिम अनुबंधेन इति पाठः। एक बार आगे जाकर देखते हैं उपधि का। उपेत्य धीयते इति उपधि छद्म इत्यर्थः। तो छद्म एक कपट इस प्रकार का है। तो हाँ, आगे चलकर जो फल मिलता है, उसके आधार पर उपधि के बारे में पता इस प्रकार का चलता है। धृतिम अलौल्येन, परिणाम से कपट असा की असा अर्थ। हाँ, परिणाम से कपट के बारे में पता चलता है इस प्रकार से। अनुबंध यानी कि दीर्घकालीन उसका जो फल मिलेगा, उसके आधार पर कपट के बारे में पता चलेगा इस प्रकार से। धृतिम अलौल्येन, अलौल्य से धृति अच्छी है, धारणा शक्ति अच्छी है, इसके बारे में पता चलता है। वश्यताम विधेयतया, का हो, पण नियंतु महितात अर्थात तृतीय नियमात्मिका है। अगर किसी के बारे में लौल्य नहीं है, या होकर भी उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, तो धृति अच्छी है, इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। वश्यताम विधेयतया, दूसरे को किस प्रकार से विधेय कर सकते हैं,
हमारे अनुकूल बना सकते हैं, या हमारे कहने पर जैसा चाहिए वैसा करने के लिए कह सकते हैं। उसके आधार पर वश्यता के बारे में पता चलता है कि ये वश है, इसको मनाया जा सकता है इस प्रकार से। वयोभक्ति सात्म्य व्याधि समुत्थानानि काल देश उपश्रय वेदना विशेषे। तो वय का अनुमान काल से, भक्ति का अनुमान देश से, स्वात्म्य का अनुमान उपदेश से, उपशय से, और व्याधि समुत्थान का वेदना विशेष से होता है। तो इस सभी का एक समास क्यों बनाया, ये भी एक सवाल है। और शायद एक के लिए केवल एक ही लागू रहेगा ऐसा नहीं, बाकी भी भाव उसमें शामिल होते होंगे, ये शायद एक बात हो सकती है। और वय का अनुमान काल से लगा सकते हैं कि जन्म तिथि क्या है, आज की तिथि क्या है, इसके आधार पर इतने बरस पूरे हुए हैं, इतने बरस इतने महीने पूरे हुए हैं, ये बात सोच सकते हैं। तो वय के बारे में काल के अनुसार पता चलेगा। तो हमारे यहाँ केस पेपर में जन्म तारीख भी है और जन्म तिथि और वय भी लिखा है। तो कई दफा जन्म तिथि मालूम नहीं होती है, तो अंदाज से वय लिखा जाता है। लेकिन अगर जन्म तिथि मालूम है तो उसके आधार पर कंप्यूटर भी एज कैलकुलेट करता है। ये भी बात हो सकती है। भक्ति वो जिस देश के रहने वाला रहवासी है उसके आधार पर उसकी भक्ति क्या हो सकती है। विदर्भ के है तो कटुरस में प्रीति भक्ति होगी, इस प्रकार से सोच सकते हैं। साथ में भी देश से या उपशय से सोचा जा सकता है कि इस देश में रहने वाला है तो ये इस प्रकार का सात्म्य होगा, या इस प्रकार से उपशय मिल रहा है तो इसका सात्म्य होगा। और व्याधि समुत्थानानि उपदेश विशेष है। और व्याधि समुत्थान जो है व्याधि के कारण, जो वेदना विशेष से उसके बारे में पता चलता है। तो ये लक्षण उत्पन्न हो रहा है तो इसके पीछे ये कारण होगा, व्याधि समुत्थान विधेय आज्ञाकारी। ओके। तो हमारा वश होने वाला, हम जो कहेंगे वो करने वाला, इस प्रकार से, इस प्रकार का। तो उसके आधार पर वेदना विशेष के बारे में सोच सकते हैं कि वेदना विशेष से व्याधि के कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे सर दर्द में अगर सर बांधने पर दर्द कम हो जाता है तो समझ लेना है धातु क्षयात्मक वात प्रकोप है। और अगर सर बांधने पर दर्द की वृद्धि होती है तो मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप है। इस प्रकार से समझ लेना है। छोटा सा है ये, लेकिन अच्छा है इस प्रकार से। तो यशस्वी जोशी का विषय था अम्ल पित्त और श्वास, इन दोनों में हेतु लक्षण संबंध इस प्रकार। के सदाशिव शर्मा का जामनगर में संप्राप्ति लक्षण संबंध इस प्रकार का एक थीसिस पब्लिश हुआ है और वो पूरा संस्कृत में है। लेकिन संयोग से वो फणसलकर जी के यहाँ आए थे और मेरी थोड़ी सी मुलाकात उनसे हुई। तो उसमें संप्राप्ति के किन अंशों से किस प्रकार के लक्षण निर्माण होते हैं, ये उन्होंने बहस की है। और ये काफी अच्छी इस प्रकार के जो ग्रंथों में है उसी के आधार पर ये है। और फिर नए विकारों में इसका एक अहम रोल इस प्रकार का, इस प्रकार के अगर संप्राप्ति है तो इस प्रकार के लक्षण होंगे, ऐसा उसके बारे में सोच सकते। जैसे कि ये
अपची गंडमाला में कक्षा अक्षस अंश संधिला मलाह इस प्रकार की बात की गई है। वहां के लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है। तो अभी ये तो दिखाई देने वाले लिम्फ नोड्स है, लेकिन कैंसर के अन्य रोगों में, कैंसर प्रकारों में भीतर लिम्फ नोड्स बढ़ते रहते हैं और फिर उनका पता पेट स्कैन वगैरह से चलता है। तो उसमें इस प्रकार की कुछ संप्राप्ति है क्या? लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होना, ये अपची या गंडमाला की जो संप्राप्ति है उसमें है क्या? ये समझकर लोग कांचनमार्ग गूगल का काफी प्रयोग करते हैं कैंसर। मैंने ज्यादा नहीं किया है, ये सर्वाइकल लिम्फ नोड से तो किया है, लेकिन बाकी कैंसर्स में उसका ज्यादा प्रयोग नहीं किया है। लेकिन ये संप्राप्ति से जुड़ा है, उसके भी पीछे उसका कारण है। तो अम्लपित्त जैसे विकार में दाह लक्षण प्रधान है, तो कटुरस का सेवन दिखाई देता है। अम्लास्यता, अम्लोदगार ये लक्षण प्रधान है, तो अम्ल सेवन का इतिहास मिल जाता है। तो इस प्रकार से किन कारणों से किस प्रकार के लक्षण निर्माण होते हैं, ये थोड़ा सोच सकते हैं और फिर उसका दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं या उपयोग में ला सकते हैं उसको। एक तो कारणों को टालना, ये एक महत्वपूर्ण, और कारण के विपरीत हेतु विपरीत चिकित्सा देना, ये दूसरा। इस प्रकार से तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। गूढ़लिंगम व्याधि उपशयान उपशयाभ्याम, अगर गूढ़लिंग इस प्रकार का व्याधि है, लक्षण व्यक्त नहीं है, तो उपशय अनुपशय से उनकी परीक्षा करें। एक पुरानी किताब है आत्रेय प्रकाशन की, व्याधि में निश्चय, इस प्रकार की। तो हाँ, ये सभी महामंडल के छात्र रहे, मोयोग लेले और शिको जोशी, और मेरे ख्याल में तैराज वाले, इन सभी की ये किताब है। फिर से उपलब्ध हुई थी, ये पुराने जमाने में थी, फिर बाद में इसकी उपलब्धि नहीं थी, फिर से ये पब्लिश की गई। तो शायद एक बड़ी अच्छी किताब है, और पूरे संदर्भों का संकलन उसमें किया गया है। तो उसमें गुणलिंगम व्याधि उपशयान उपशयाभ्याम परिक्षेप के बारे में, जीर्ण ज्वर है या त्रिरूप राजयक्ष्मा है, इसमें कभी कभी संदेह हो जाता है। तो जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करें, उससे उपशय नहीं मिले तो त्रिरूप राजयक्ष्मा की चिकित्सा करें, ऐसा उन्होंने लिखा है। मैं थर्ड ईयर में था और एक वृद्ध व्यक्ति मेरी मरीज थी, उनको यही हुआ कि त्रिरूप राजयक्ष्मा या जीर्ण ज्वर है, करीबन 2 महीनों से बुखार था इस प्रकार से। तो मैंने पहले त्रिरूप राजयक्ष्मा के बारे में सोचा, सोलमानी के बारे में सोचा, वगैरह औषधियों का प्रयोग किया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो मैंने जीर्ण ज्वर की चिकित्सा की बाद में, और उससे फायदा हो गया, मरीज ठीक हो गए। तो मैंने उल्टा किया, बाद में मैंने व्याधि व्याधि विनिश्चय, एक किताब का नाम है, और प्रिंट बड़ा है थोड़ा सा, किताब भी बड़ी है और संकलन अच्छा है। जब सीसीआईएम ने प्रकरणानुसार या विषयानुरूप सिलेबस बनाया, तो उनकी अपेक्षा थी कि जो अध्यापक है वो अपने अपने विषयों का चयन मूल ग्रंथों से भली भांति करेंगे और फिर छात्रों तक मूल ग्रंथ पहुंचाएंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। अध्यापकों ने अपनी मर्जी से कुछ लिख दिया। जो किताब लिखने वाले अध्यापक थे, एक किताब लिखना ये एक व्यवसाय बन गया।
प्रोफेशन बन गया। और फिर किसी न किसी तरीके से जल्दी किताब बाजार में लाए, ये शुरू हुआ। और केवल महाराष्ट्र में इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो वैसे हिंदी में काफी अच्छी किताबें हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्रियन विद्यार्थी वो नहीं पढ़ते, और केवल मराठी पर ही निर्भर है। तो इसका फायदा कुछ अध्यापकों ने उठाया, और जिसको बिल्कुल कुछ भी क्वालिटी नहीं है, इस प्रकार की किताबें बाजार में आ गई। और फिर उन्हीं को पढ़कर लोगों ने बीएमएस किया, बाद में एमडी किया, फिर कॉलेज में लग गए, और वही सिलसिला चलता रहा, उन्हीं किताबों को पढ़ाते रहे इस प्रकार से। तो जब तक अच्छी किताबें नहीं आती, तब तक इनका दूर होना काफी मुश्किल इस प्रकार का। और जैसे जैसे अच्छी किताबें आई, तो ये दूर हो गई, ये तो सही है। लेकिन अच्छी किताबें लिखने वाले लोग कम होते हैं, और उनको समय भी ज्यादा लगता है, ये तुरंत लिखते हैं ऐसा नहीं है। मैंने खुद पदार्थ विज्ञान की किताब लिखना शुरू किया, वो 88 89 इसमें शुरू किया। फिर मैं तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में ज्वाइन हो गया, और मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली, वो किताब वैसा ही रह गया। तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से इस्तीफा देने के बाद मैंने फिर उसके लिए कोशिश की, तब पता चला कि सिलेबस चेंज हो चुका है। तो नए सिलेबस के आधार पर फिर से थोड़ा सा उसका संगठन किया, और फिर ये अष्टांग आयुर्वेद इतिहास और पदार्थ विज्ञान इकट्ठा हो गया। तो मुझे सुझाव मिला कि दोनों की एक साथ किताब होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम करेगी। सिर्फ मनोज चौधरी आयुर्वेद इतिहास पढ़ाता था, उसके साथ मैंने एक किताब पब्लिश की, पदार्थ विज्ञान। तो करीबन उसमें 25 वर्ष चले गए। करीबन 90% किताब तैयार थी, सिर्फ 10% काम बाकी था, लेकिन समय ही नहीं मिला। अभी तो पब्लिश्ड है, और मालूम नहीं कि कितने छात्र या अध्यापक उसका उपयोग कर रहे हैं। अष्टांग हृदय की हमारी किताब बहुत अच्छी बिक रही है, उसकी हिंदी भी ऑटोमेटिक एडिशन निकली है। लेकिन पदार्थ विज्ञान के किताब के बारे में, या फिर ये प्रारंभिक पाणिनियम जो व्याकरण में किताब लिखी थी, उसके बारे में, तो जब अच्छी किताब आती है, प्रारंभिक पाणिनियम बहुत अच्छी किताब है ये लघु सिद्धांत कौमुदी, लेकिन उसको पूरा करने में काफी समय लगता है, और प्रैक्टिस संभल कर ये सब करना काफी मुश्किल होता है। फिर भी मैंने काफी किताबें लिखी है, आम लोगों के लिए भी लिखी है, और विद्यार्थियों के लिए भी लिखी है। अभी ये नया तरीका अपनाया है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग करते रहे और फिर उसकी किताब बने, जिस प्रकार से अभी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा आसान इस प्रकार का होता है। तो उपशय अनुपशय से उसकी परीक्षा करें, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। सामवायु है तो स्नेहन से वृद्धि होती है, तो इसमें दो अर्थ निकल सकते हैं। एक तो सामावस्था है इसलिए वृद्धि होगी, स्नेहाद्य वृद्धि मापना, इस प्रकार का बताया गया है। और दूसरा, वात ज्यादा प्रबल है और स्नेह कम है, तो भी वात स्नेह को जीत लेता है और लक्षण बढ़ते हैं। तो इसमें संदेह नहीं होना है कि अभ्यासक्रमानुसार ऑडिओ सीरीज पब्लिश केली तर आपला वेळ कमी लागेल। लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों, तुम सभी लोग जो है वो भी एक एक विषय को लेके हाँ, करो, वो एक अलग इस प्रकार का माहौल होगा। और
वैसे मैं तो कर रहा हूँ, वो अलग बात है इस प्रकार से। लेकिन ये सुझाव अच्छा है। लेकिन सिर्फ मेरे लिए नहीं होना है, सभी के लिए होना है। तो ठीक है, मैं बात कर रहा था। हाँ, स्नेहन से वृद्धि होती है, तो सामावस्था है, या फिर वाद की अपेक्षा से स्नेहन कम हो रहा है, इसलिए वो स्नेहन को बढ़ाना है, मात्रा बढ़ानी है, समय बढ़ाना है, ज्यादा दिन करना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इलम वातम जयति सततम अभ्यस्यमानम, ये बात ध्यान में रखनी कि सतत अभ्यास अभ्यास किया जाए तो तेल वात को जीतता है, नहीं तो नहीं जीतता है। तो ये उपशय अनुपशय से काफी बात काफी बारे में बात पता चलती है। और खास करके विदेशों में जो प्रैक्टिस करनी है, तो वहां के खाने पीने के बारे में पता नहीं चलता हमें। नए नए पदार्थ इस प्रकार के रहते हैं, कृतियां नई नई इस प्रकार की रहती है। तो ये कैसे समझे? तो मैं हमेशा करता था कि आपको किससे रिलीफ मिलता है और किससे लक्षणों में वृद्धि होती है, ये पूछ लेना। तो वो बताते हैं ये खाने से मुझे बढ़ जाता है, ये खाने से कम जाता है। तो हमें दोष का तो पता चलता है। तो अगर ऐसा करने से ये बढ़ता है, तो ये पर्टिकुलर दोष बढ़ता है इस प्रकार से, या शांति होती है तो इसकी शांति होती है। तो हमें इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा, विशेषतः विदेशों के बारे में या विदेशी पदार्थों के बारे में जब सोचना है, तो एक जनरल सर्वे इस प्रकार का होना है कि लोगों से पूछे तुम्हें। अब ये जांच भी करना जरूरी है, सिर्फ लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते कि हाँ इससे बढ़ता है तो सही है क्या नहीं है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन भारत फोर्ज के बाबा कल्याणी, हाँ, उनको डाइवर्सिफिकेशन करना था और आईटी इंडस्ट्री में जाना था, मालूम नहीं, लेकिन उनके लड़के को उसके इसमें ज्यादा दिलचस्पी थी। और उन्होंने एक कल्पना सोची आयुर्वेद में, आयुर्वेद और आईटी, इसके लिए एक कल्पना सोची कि सभी लोगों के अनुभव इकट्ठा करेंगे आयुर्वेद के बारे में जो भी है वो, और फिर उसकी परीक्षा होगी कि जांच की जाएगी, और फिर जो अनुभव सच्चे हैं, जिनके आधार पर कुछ बारे में सोच सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, उनको आगे रिसर्च में लेना है, ऐसा उनका कहना। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई वैद्यों की, जिसमें मुझे न्योता नहीं था, शायद मालूम नहीं कि उनको मेरे बारे में पता नहीं था। लेकिन उस मीटिंग के बाद वो संतुष्ट नहीं रहे। और उन्होंने फिर से खोजना शुरू किया वैद्यों को, तो मुझ तक पहुंच गए। तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इस प्रकार से, वो काफी प्रभावित हुए निस्कंद कोश के कार्य से। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हमें अच्छा लगता है कि आप इस कार्य को भली भांति निभाएंगे। तो फिर बाबा कल्याणी की भेंट हुई मेरी। वैसे 10 मिनट का समय रखा था मिलने के लिए, और मुंबई में भेंट हुई। वो हेलीकॉप्टर से आए, हम यहाँ से टैक्सी करके गए, और वास्तव में मुलाकात 10 मिनट की थी, लेकिन पौने घंटे तक चली। तो वो बड़े प्रसन्न हो गए, और फिर उन्होंने ये सुझाव दिया कि हम सभी लोगों से इस प्रकार से अनुभव को इकट्ठा करेंगे। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा इस प्रकार का काम करना पड़ेगा, और हाथ में थोड़ा ही लगेगा, क्योंकि कितने अनुभव सही होंगे इसके बारे में समझ लेना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो बोले हाँ बराबर है, मैं तो समझता हूँ केवल 2% ही सही होंगे।
बाकी 98% विल बी रिडंडेंट, बट उसको उन 98% को कलेक्ट करने के लिए 2% को कलेक्ट करने के लिए 100% हमें प्रयास करने। तो फिर मैंने कहा कि इससे बेहतर है हम ज्येष्ठ वैद्यों का अनुभव संकलन करें, जो 60-65 के ऊपर है और जिनकी कोई शिष्य परंपरा नहीं है या वंश परंपरा नहीं है, जिन्होंने किताब नहीं लिखी है, तो उन्हीं के साथ उनका ज्ञान समाप्त इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये थोड़ा आसान होगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। वो बड़े प्रसन्न हुए इस सुझाव से और फिर उन्होंने उसके लिए मान्यता दे दी। हमने काम भी किया उसके ऊपर, उन्होंने उसके लिए चंदा भी दिया और 15 वैद्यों का हमने अनुभव संकलन इस प्रकार का किया। वो कॉपीराइट उनका ही था, प्रॉपर्टी, तो हमने उनको सौंप दिया। तो ये सुझाव ऐसा है कि ये कभी भी कारीगर इस प्रकार का वैद्य बूढ़े होते जाएंगे, अनुभव बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर उनकी परंपरा चलाने वाले कोई नहीं है तो उन्हीं के साथ ये ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो ये अच्छा रहेगा। बाद में कराड़ के नजदीक एक कड़ेगांव करके है, वहां वैद्य व्यास के बारे में मुझे पता चला और वो 85 के ऊपर है उनकी उम्र। तो मुझे मौका मिला तो मैं उनके यहाँ मिलने के लिए गया और उनका माधव निदान का कंठस्थीकरण था उस उम्र में भी, और काफी बातें बताई अनुभव के आधार से। दादा हरडीकर जी अहमदाबाद में थे, बुजुर्ग वैद्य थे, तीसरी या दादा पीढ़ी थी, और फिर उनके अनुभव संकलन करना एक अहम मुद्दा है। तो मेरा सुझाव है, जिस किसी व्यक्ति को इसके बारे में पता चले, इसके बारे में कोई बूढ़े वैद्य के बारे में, अनुभवी वैद्य के बारे में जानकारी हो, तो वो जरूर उससे ज्ञान लेने की कोशिश करे। मैंने दादा हरड़ीकर से भी कोशिश की थी, ज्यादा सफल नहीं हुई, फिर भी कुछ हद तक सफलता मिली, क्योंकि मैं अहमदाबाद में महीने 2 महीने में एक बार जाता था, 1-2 घंटे उनसे बातचीत होती थी। अगर उनका मूड अच्छा रहता तो बहुत खुलकर बात करते, मूड अच्छा नहीं रहता तो कुछ नहीं होता। तो हम निकले उपशयानुपशयाभ्याम। इस प्रकार के उपशय और अनुपशय सामान्य लोगों के और वैद्यों के द्वारा इस प्रकार से प्रयोग किए गए, या फिर ये मैंने प्रयोग करके देखा, वो उसका फायदा नहीं हुआ, फिर ये किया फिर उसका फायदा हुआ वगैरह, इस प्रकार से बातें हो सकती है। तो इसके जरिए ये अनुभवी वैद्यों के अनुभव का संकलन करना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और मनोज ने अभी जो इस प्रकार से दिया है सुझाव कि अभ्यास क्रमानुसार ऑडियो सीरीज अगर करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो छात्रों का फायदा इस प्रकार का होगा, या वीडियो भी कर सकते हैं। अभी एक गोटो मीटिंग जैसा है, उस प्रकार के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट सामने दिखेगा इस प्रकार से, और फिर यूट्यूब में अपलोड करके लिंक्स दे देंगे, तो भी बात हो सकती है। हमारे यहाँ हपो देशमुख करके रजिस्ट्रार थे तिलक महर्षि विद्यापीठ में, लॉयर थे। तो उन्होंने
ऐसे कुछ 256 वगैरह इस प्रकार के 1 घंटे के लेक्चर्स लॉ के ऊपर, इंडियन लॉ, यूट्यूब में पब्लिश किए थे। और पूरे विश्व भर से उनको प्रतिसाद मिला था। तो ये इंडियन लॉ को भी सुनने वाले विदेशों में लोग होंगे तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन पूरे विश्व भर से उनको प्रतिसाद इस प्रकार का मिला था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें ये लोगों से जानकारी इकट्ठा करनी है, खास करके उपशय अनुपशय के बारे में, ताकि ये नई नई जो चीजें हैं उनके बारे में हमें पता चले कि अनुभवों के आधार पर अगर वही अनुभव बहुत लोगों से आता है तो हम गुण कर्मों के बारे में निश्चित ही कुछ कर सकते हैं। ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है। दोष प्रमाण विशेषम उपचार विशेषम, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि दोष प्रमाण जो है वो अपचार विशेष से समझ लेना चाहिए। तो अपचार कितने दिनों से, महीनों से, वर्षों से चल रहा है, कितनी मात्रा में चल रहा है, ये सभी मुद्दे महत्वपूर्ण इस प्रकार के। ये मेरे पास एक न्यूराइटिस का मरीज था, पाँव में जलन बहुत होती थी, 5 बरस से हो रही थी। विटामिन B12 वगैरह बहुत सारे ले लिए, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो मेरे पास आया। तो हिस्ट्री ले ली तो उसमें पता चला कि अच्छा खाना खाना चाहिए, इस सोच से वो 3 केले खरीदता था, रोटी घर से लेके जाता था, और फिर कंपनी में दूध लेता और 3 केले का शिकरण बना के रोटी के साथ हर रोज खाता। ऐसा उसने 10 बरस किया। पादवे कुरुते दाम पित्ता सुख सहितो नीलाहा, यह हमारा सूत्र है। तो पित्त, रक्त और वात ये इसमें अथवा प्रधान इस प्रकार के हैं, और विरुद्धान्न ये रक्त दृष्टि का अहम कारण इस प्रकार। फिर भी पहले 5 बरस उसको कुछ तकलीफ नहीं हुई, 5 बरसों के बाद पाददाह शुरू हुआ और वो बंद नहीं हो रहा था। अभी स्वभाव परमवाद से देखेंगे तो अगर ये खाना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे दोषो विषय में कम होता जाएगा, 5 बरसों के बाद शायद लक्षण नहीं रहेंगे, और 10 बरस के बाद पूरी मुक्ति हो जाएगी। तो एक ही हेतु सातत्य से 10 बरस इस प्रकार से किया गया है, एक अनूठा अनुभव था। तो फिर मैंने सोचा कि शोधन करेंगे। वृद्धाश्रम तो वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण तीनों करवाया और वो 3 महीने में ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य आता है कि दोष प्रमाण विशेष या अपचार विशेष से समझ लेना है, और अपचार विशेष कितने वर्षों से कैसे चल रहा है ये समझ लेना बहुत जरूरी। दूसरे केस भी मैंने काफी बार बताई है, फिर भी यहाँ पे दोहराता हूँ कि दही अत्यंत प्रिय था। भारत में दही खाते ही थे। हंगरी में गए और वहाँ केवल योगर्ट ही खाया, बाकी कुछ खाया ही नहीं। 3 महीने वहां पर है और सिर्फ योगर्ट ही खाया। भारत में वापस आ गए और एक हफ्ता हुआ कि उनको पता चला कि वो बेड से उठ नहीं पा रहे। फिर अस्पताल में दाखिल किया, सभी वॉलंटरी मसल्स इन्वॉल्व हो गए थे और मसल फॉर्मेशन बिल्कुल इस प्रकार का नहीं था। एलोपैथी में डायग्नोसिस हुआ वायरल एंसेफेलाइटिस। दूसरे दिन इनवॉलंटरी मसल्स भी इन्वॉल्व होने लगे, तो ट्रैकेस्टोमी करनी पड़ी, और फिर भी पेशेंट कोमा में चला गया और 4 महीने कोमा में रहा। संयोग से फिर भी बच गया और कोमा से बाहर आया। फिर भी मसल कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था, बैठ नहीं पा रहे थे, खड़े रहना चलना तो और ही मुश्किल बात थी, बोल नहीं पा रहे थे। खाना भी खिलाना पड़ता था। इसमें 5 बरस निकल गए, और 5 बरस के बाद मुझे इस मरीज को देखने का मौका मिला।
तो हमारे हिसाब में तो वातव व्याधि है और अवृतवात जैसी कंडीशन है। अवृतावायो ज्ञाता ज्ञाता वा वत्सरं स्थिता कर प्रयत्नेनापि दुस्साध्यः भवेर्वा अनुपक्रमाः। ये काफी मुश्किल इस प्रकार का था। और 1 बरस के बाद तो ये दुष्चिकित्सीय या अनुपक्रम हो जाते हैं। फिर भी उनको अम्ल प्रीति तभी भी थी और दही तो खाते ही थे। तो खट्टा दही खाते थे और अम्ल प्रीति थी। तो ये देखकर मुझे पता चला कि नामुत्व सूपम नाक्षोदरम तन्नाकृतसितोपलम नचाना मलकम ना, जो एंटीडोट्स दही के बताए गए हैं उसमें अमलक है, जो अमलक साथ में। तो अमल की इस मरीज में अच्छा काम करेगी ऐसा मैंने सोचा। और जैसे ही च्यवनप्राश हमने आरंभ किया तो उनमें सुधार होने लगा। बहुदोषलिंगे देखील दोष प्रमाण ज्ञानात्, यस डेफिनेटली बहुदोषस्य लिंगानि तस्मिन् संशोधनं कृतम्। ये चरक सूत्र स्थान 16वें अध्याय में, 16वें या 17वें में, शायद 16वें में। तो वो 1 महीने में बैठने लगे, 6 महीने में व्हील चेयर पर आ गए, बोलने लगे, कॉलेज में फिर से ज्वाइन हुए लेक्चरर के रूप में। तो 60-70 तक के प्रतिशत सुधर गए इस प्रकार से। तो ये एक अलग बात इस प्रकार की है। दोष प्रमाण विशेषण विशेषम अपचार विशेषण, ये अपचार विशेष इस प्रकार का है। इसमें तो मुझे क्ल्यू भी मिल गया कि दही सेवन है इसलिए हमारे को क्ल्यू मिला। अगर इस प्रकार का क्ल्यू नहीं मिलता है तो थोड़ी मुसीबत होती है, लेकिन कम से कम दोष प्रमाण के बारे में तो पता चल ही जाता है इस प्रकार से। तो इनको भली भांति देखना है और फिर उसको किस प्रकार से हम उसके बारे में सोचेंगे, ये देखना है। और वैसे दही सेवन के बारे में काफी बहस हो सकती है, क्योंकि दही रात में खाते हैं, दिन में खाते हैं, हर रोज खाते हैं, हफ्ते में 3-4 दिन खाते हैं, खट्टा खाते हैं, अधूरा खाते हैं वगैरह। वेरिएबल्स बहुत सारे हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए नहीं, स्वनिर्मित था च्यवनप्राश, बाजार से नहीं। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और फिर अग्नि कैसा है, शारीर बल कैसा है, ये भी सब बातें देखनी है कि इस बैकग्राउंड पर इस प्रकार का अपत्य सेवन और इस प्रकार का नतीजा। बहुत सारे मरीजों में ऐसा होता है कि 30-40 बरस तंबाकू खा रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हुआ है, स्मोकिंग कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो शायद ये उनका शारीरिक बल, मनोबल प्रतिरोधी है। जब ये कम हो जाता है शारीरिक बल तो बीमारी उभर आती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखना इस प्रकार का पड़ेगा। लेकिन भली भांति अगर मरीज के बारे में ज्ञान हो जाएगा, ऐसी ऐसी स्थिति है इस प्रकार से, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। आयुषा क्षय अरिष्ट आयुष का क्षय अरिष्ट से समझिए। कोलटकर सर ने एक बात बताई थी, उनकी एक बूढ़ी और पेशेंट थी और कुछ ना कुछ तकलीफें होती थी, सर दवा देते थे, ठीक होती थी। एक दफा ऐसा हुआ कि उससे संदेशा लेकर कोई उनके घर का आदमी आया और उनको एक पर्टिकुलर दवा काम में आती थी। तो वो सर ढूंढ रहे थे उस दवा को और वो मिली नहीं। फिर सर ने दूसरी कुछ दवाइयां दे दी लेकिन उनका अंत हो गया और वो
आकर उन्होंने बता दिया कि नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ, उनकी डेथ हो गई इस प्रकार से। सर ने फिर से एक बार वो दवा देखने की कोशिश की, तो दवा सामने ही थी बिल्कुल, और दिखाई नहीं दी पहले बार। तो नहीं है, ये डिजिटल है, पुस्तक नहीं है। और उसमें काफी दिक्कतें भी होती है थोड़ी सी। अगर ये काम हम चैरिटी के जरिए करेंगे, क्योंकि इसमें पैसा लगा था, तो ये बात छोड़ो। जो संपादित, अगर हम केवल तुम्हारा ज्ञान लोगों तक पहुंचे इसलिए कर रहे हैं, उनका कुछ आदर सत्कार करके उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें और मुफ्त में ये ज्ञान लोगों तक पहुंचाए, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो इसमें ये क्लॉज था, क्योंकि कॉपीराइट उनका उनके पास था। तो हमने कुछ उसका प्रयोग नहीं किया। मैंने सिर्फ वो संकलित करते समय जो भी ज्ञान हुआ होगा उतना ही वो रहा इस प्रकार से। तो दवा मौजूद होने पर भी अगर मिलती नहीं है, तो एक रिष्ट लक्षण बताया गया है। तो फिर सर ने समझ लिया कि ये रिष्ट लक्षण ही था, दवा सामने ही थी, नहीं नहीं थी ऐसा नहीं था। और फिर आयुष का क्षय इस प्रकार का है, अरिष्ट लक्षण इस प्रकार का था। तो ऐसे काफी अनुभव हो सकते हैं। हमारे पास एक रूबी हॉल में एक मरीज था, प्राइमरी फोकस अननोन इस प्रकार से, लेकिन लंग और लिवर में मेटास्टेसिस। लंग तो पूरा कैंसर ही था, कुछ लंग दिखने वाला ऐसा कुछ था ही नहीं। पेशेंट अनकॉन्शियस था, आईसीयू में था, और ऑक्सीजन चल रहा था, और डॉक्टर ने कह दिया कि अब एक कुछ घंटों का ही है। तो वेट एंड वॉच करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट करने लायक कुछ नहीं। तो उसके रिश्तेदार हमारे पास आए और बोले कि आप ट्रीटमेंट करो। तो मैंने कहा इस अवस्था में तो कुछ होने वाला नहीं है, तो जाने दो। लेकिन वो माने नहीं, वो बोले कि नहीं ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है, हम भी समझते हैं, फिर भी हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने प्रयास ही नहीं किए, इसलिए कुछ ना कुछ दवा तो चालू रहनी चाहिए, तो फिर हमने बंद कर दिया। फिर मैंने रूबी हॉल में जाकर मरीज देखा, और फिर मुझे भी नहीं लगा कि ये कुछ होने वाला है इस मरीज में, तो मैंने कह दिया। तो फिर भी बोले नहीं नहीं, आप ट्रीटमेंट करो। तो मैं तो रूबी हॉल में ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, तो पेशेंट को शिफ्ट किया वहां से साथे अस्पताल। अच्युत जोशी ने केस देखी, तो बोले क्यों एडमिट किया उसको, ये आज रात तक भी जिंदा नहीं रहेगा। मैंने कहा मालूम है, लेकिन सभी का कहना है कि नहीं नहीं, हमें प्रयास करना। तो वहां तो आईसीयू में था, साथे अस्पताल में हमने एडमिट किया, वो स्पेशल रूम में एडमिट कर दिया। और ऑक्सीजन चालू था, सलाइन चालू था, वो चालू रखा। और फिर भीतर दवा शुरू कर दी, फिर बस में आरोग्य ने ऐसा कुछ दिया मैंने। दूसरे दिन जिंदा था, इसलिए देखने के लिए गए। तो ठीक है, मैंने कहा कि थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट करेंगे, तो मैंने आरोग्य त्रिफला कषाय उसको पिलाया। वो होने के बाद 5 द्रवमल वेग हुए, सेमी कॉन्शियस हो गया। तो फिर कुछ रिश्तेदारों को उसने पहचाना, कुछ से बात की, रिलेवेंट इरिलेवेंट इस प्रकार से। वो राजस्थान का पेशेंट था। तो जब पता चला कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो बड़े पैमाने पर रिश्तेदार राजस्थान से आने लगे अस्पताल। और बिलीरुबिन 32 था, वो 20 तक नीचे आ गया। तो मुझे भी लगने लगा कि शायद रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन वो हवा में कुछ टटोलने की कोशिश करता था, कुछ ढूंढने की कोशिश करता था। तो असद रूपाणी पश्यति।
एक रिश्ते लक्षण है, जो वास्तव में कुछ है ही नहीं, वो दिख रहा था उसको। तो मैंने रिश्तेदारों से कहा कि ठीक है, ये तो रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक होगा नहीं होगा मालूम नहीं, तो कोशिश करेंगे। तो 6 दिन तक जिंदा रहा, फिर उसकी डेथ हो गई। फिर भी हमारे लिए ये बहुत बड़ा अनुभव था। एक तो मैंने भी सोचा नहीं था कि ये इतने दिन जिंदा रहेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, ये तो किसी ने भी सोचा नहीं कि रिश्तेदारों से बात कर सके, रिश्तेदारों को पहचान सके, ये तो हमने कभी भी सोचा नहीं था। और बगैर आईसीयू मैनेजमेंट हुई। एक दिन में हमने सलाइन हटा दिया, क्योंकि ये लाजामंड हमने शुरू कर दिया था। और फिर मुद्देयूश, तो 1.5 लीटर तक इंटेक जाने लगा। हाँ, तो फिर सलाइन बंद कर दिया। सलाइन बंद कर दिया तो ऑक्सीजन की आपूर्ति हो गई, और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती रही, तो ऑक्सीजन भी बंद कर दिया। और फिर हमारे केवल औषध और ये मुद्देयूश वगैरह पर पेशेंट 6 दिन जिंदा रहा, बगैर आईसीयू मैनेजमेंट। और खर्चा भी बहुत कम हो गया। उसने वहां पे 2 लाख खर्च किए थे आईसीयू मैनेजमेंट के लिए, रुबी हॉल में। और हमारा पूरे 7 दिन का बिल 10,000 हुआ, वो भी अस्पताल का ही हुआ। हमारे मेडिसिन का बिल तो कुछ 400-500 रुपया हुआ होगा। तो ये बात अहम इस प्रकार की है कि आयशा क्षयम अरिष्ट, ये अरिष्ट देखना चाहिए। और अरिष्ट कभी कभी ऐसा होता है कि दिखाई नहीं देता, या थोड़े ही समय के लिए होता है, पता नहीं चलता। एक लिकेमिया, एक्यूट लिकेमिया की केस थी, 3 हीमोग्लोबिन था। मैंने सुबह एक मरीज देखा, और उन्होंने एक ऑन्कोलॉजिस्ट को भी कॉल किया था। तो ऑन्कोलॉजिस्ट ने सुझाव दिया कि पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लो और बाद में ही ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे। तो दोपहर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन अरेंज किया गया। तो मैंने भी कहा ठीक है, ये होने दो, फिर बाद में ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे। फिर दोपहर में पेशेंट सीरियस हो गया, और 1 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। जिसके यहाँ ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने वाला था, मैं उनके क्लिनिक में गया। और फिर मेरे सामने ही उसके पेशेंट की डेथ किया। मैंने भी कोशिश की, उस डॉक्टर ने भी कोशिश की। फिर हमने ऑन्कोलॉजिस्ट को मैंने फोन किया और बता दिया कि ऐसा हुआ, और मरीज की डेथ हो गई। तो बोले ठीक है। तो मैंने कहा आपको आश्चर्य नहीं लगा? तो नहीं, ये 3 हीमोग्लोबिन है, एक्यूट ल्यूकेमिया का पेशेंट है, मरते हैं, इसमें कोई ऐसी ज्यादा कुछ बात नहीं हुई कि इसके बारे में सोचना है वगैरह। होता है। मेरे लिए हादसा था, क्योंकि मुझे सब, जब मैंने सुबह मरीज देखा था तो मुझे पता नहीं चला कि ये दोपहर में मरने वाला है। तो ये मुझे का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? लेकिन ऐसा है कि रिश्ते लक्षण अगर हो भी जाते हैं, पता नहीं चलता। और खास करके ल्यूकेमिया में ब्लास्टिक क्राइसिस कभी भी हो सकता है, और सडन डेथ होती है। अगर ब्लास्ट सेल्स बहुत ज्यादा है, मुझे तो अभी याद नहीं है उतनी ज्यादा ब्लास्ट सेल्स कितने थे, लेकिन मैंने काफी मरीज 90 से ऊपर ब्लास्ट सेल्स वाले देखे। तो उन सभी को मैं बताता रहता हूँ कि प्लास्टिक क्राइसिस कभी भी हो जाए तो मरीज 1-2 घंटे में गुजर जाता है। ये बात ध्यान में रखना। ऐसा मत सोचो कि अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है और फिर अचानक कैसे हो गया इस प्रकार से। तो ये अनुभवों के आधार पर इस प्रकार से होता रहता है। और रिश्ते लक्षण हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं तो एक अलग बात। रिश्ते लक्षण दिखाई नहीं दिए तो अलग बात इस प्रकार की होती है। हमारे यहाँ एक छोटी लड़की थी अभी, गाउचर्स डिसीज की। 3-4 दिन पहले सीरियस हो गई, यूरिन इन्फेक्शन था, एलोपैथी में भी कुछ एंटीबायोटिक्स दे दी थी, मैंने भी कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन फिर भी सीरियस हो गई। फिर आईसीयू में दाखिल किया, वेंटिलेटर पे रखा, और कल सुबह उसकी मौत हो गई।
तो ये काफी मुश्किल है। गाउचर डिसीज वैसे भी मेरा भी अनुभव पहला ही है, और बहुत लोगों का अनुभव है ही नहीं, हेमाटोलॉजिस्ट को भी अनुभव नहीं है उसके बारे में। तो इन सभी के बारे में हमें कैसे पता चले ये रिष्ट लक्षण है, कुछ होने वाला नहीं है वगैरह इस तरह से। उसमें काफी अनुभव आए इस लड़की के बारे में, 9 वर्ष की थी और इशिता देशपांडे करके, और सूजन बहुत होती थी, लिहा की वृद्धि बहुत ही ज्यादा थी। लिहा वृद्धि एक्चुअली कम हो गई, 30 सेंटीमीटर थी, वो 28 हुई, 26 हुई, 24 हुई। फिर भी अन्य सिम्टम्स होते रहते थे, बुखार आता था, सूजन बहुत बढ़ जाती थी, इस प्रकार के थे, और यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार इस प्रकार का होता। तो ये मुश्किल ही बीमारी है। और जो मैंने एलोपैथी में जो सुना कि 1.25 करोड़ रुपया हर बरस खर्च करने का, जब तक वो जिंदा रहेगी सरकार से। ये बड़ा अजीब इस प्रकार का है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी उसमें देते हैं, जो भी भारत में अवेलेबल नहीं है, परदेश से विदेश से आती है इस प्रकार से। और 1.25 करोड़ का खर्चा हर बरस करना है, फिर भी कोई भी गारंटी नहीं है उसका फायदा होगा नहीं होगा। तो ठीक है, मेरा ये तो संयोग रहा कि मुझे इस प्रकार का अनुभव तो कम से कम मिला गाउचर डिसीज का। तो ये भी एक अहम मुद्दा है कि इस प्रकार का अनुभव पाना, ये भी एक अलग इस प्रकार का माहौल है। तो ठीक है, जो वृद्ध वैद्यों का संकलन, अनुभवों का संकलन, मैंने काफी बार इस व्याख्यान में अनुभवों के बारे में बताया है। तो उनका अगर संकलन हो जाता है इस प्रकार से, मैं प्रसंग के अनुसार बताता रहता हूँ, और मेरे खुद के अनुभव काफी है, लोगों के, मेरे गुरुजनों के भी अनुभव काफी है। जैसे भाग्यवाड़ी की किताब है अनुभव, इस प्रकार की गुण शास्त्र की, औषधि गुण शास्त्र के बारे में किताबें, इस प्रकार के दातार गुरु जी की किताबें, इस प्रकार से होना चाहिए। सिम्टम प्रेजेंटेशन काय होतं, मेन प्लीहा वृद्धि थी, बहुत ही बड़ी मात्रा में प्लीहा वृद्धि थी, और फिर उसके जरिए सांस फूलना वगैरह इस प्रकार की सिम्टम्स थी, और फिर सूजन आने लगी बाद में। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनके हिसाब से, और एलोपैथी में तो कुछ नहीं है, ऐसा ही बताया था। पण धाप लागणं आणि श्वास याच्या व्यतिरिक्त अजून इतर लक्षण काय होतं? श्वास यही लक्षण था। तो ये काफी अहम इस प्रकार के डिसीजेस है। रजनियोग वरांग का नहीं दिया था मैंने, लेकिन उनका कहना है कि लिहा नहीं है इसमें दोष, लिहा में ये दूसरा कुछ बढ़ता है, और उसके जरिए प्लीहा वृद्धि होती है, साक्षात प्लीहा रोग नहीं है, ये एलोपैथी का कहना है। तो सिर्फ लिहा की दवाइयों से फायदा नहीं होगा। मैंने शरपुखा वगैरह का प्रयोग किया था फिर भी, लेकिन मुश्किल है कहना। नहीं, पर उसकी तो एक्सीडेंट की गई थी, एक दूसरी लड़की थी, उसका भी प्लीहा वृद्धि हुई थी, लेकिन वो एक्सीडेंट के बाद हुई थी। उसके बारे में भी काफी प्रयास किए, हाँ, लेकिन फिर उसका ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेट कर दिया उसका। तो वो एक्सीडेंटल थी, ये तो निज दोषों से थी, तो इसमें काफी मुश्किल इस प्रकार की होती है। वैसे प्लीहा वृद्धि ल्यूकेमिया में देखी जाती है, लेकिन वो ल्यूकेमिया की ट्रीटमेंट करेंगे तो कम हो सकती है, या दूसरे किसी अप्लास्टिक एनीमिया वगैरह इस प्रकार की जो एनीमिया है उसमें प्लीहा वृद्धि
दिखाई देती है। वैसे अप्लास्टिक एनीमिया के भी पेशेंट बहुत कम होते हैं। मतलब मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे पास इस प्रकार के मरीज आए हैं इस प्रकार से। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम फिर से पातंजल योग सूत्र शुरू करेंगे दोपहर में, बुधवार। प्लीहोदर ऐसा नहीं बता सकती, अलग ही डिसीज है, तो कुछ हद तक प्लीहोदर से कुछ मुक्ति प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन केवल प्लीहोदर की चिकित्सा से होगा ऐसा तो नहीं।